डियर व्यूवर्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी क्लास 12th की हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। लगभग अप्रॉक्स हम चैप्टर 4 को भी हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। आज है बारी इस चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 4 की। इस चैप्टर 4 की मैं बात करूं, विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जितने भी सांस्कृतिक विकास है उन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमने ऑलरेडी 3 पार्ट इसके कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि मूर्तिकला और जो हमारी सांस्कृतिक विकास थी, जो सांची स्तूप है उसकी बनावट के बारे में, स्तूप क्यों बनाए गए, ये किससे संबंधित थे, आखिर यहाँ पर क्या होता था, इन सभी बातों के बारे में हमने गहन अध्ययन कर लिया है। बात हम आज करेंगे कि स्तूप की खोज की किसने और ये मूर्तिकला से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन सभी दिशाओं में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस सेशन को एक बढ़िया सेशन की तरफ बढ़ाते हैं और धमाकेदार तरीके से कुछ नई चीजों के बारे में सीखते हैं। जैसा कि हमारा मोटो है कि हम आपको रोज एक नई चीज सिखाएं, तो उसी अपने मोटो को कंप्लीट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि स्तूपों की खोज किस प्रकार से हुई। हमने पहले देखा था, यानी पार्ट 3 में जब आप पढ़ोगे तो मैंने उसमें कंप्लीट बताया है कि जो स्तूप थे उनका निर्माण कैसे हुआ, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, वहां पे क्या रखे होते थे। तो इन सभी बातों के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्तूपों की खोज किस प्रकार से हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्तूपों की खोज के बारे में समझते हैं। स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नियति किसके बारे में देखना है? अमरावती और सांची के बारे में। जैसे आपको पता है कि सांची स्तूप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन कराया है कि उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, इन सभी बातों के बारे में मैंने आपको बताया है सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास होता है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ ही इनका खोज किस भी इतिहास की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। अब हम इनकी खोज के इतिहास के बारे में नज़र डालेंगे, यानी अब इनकी स्तूपों की खोज किस प्रकार से हुई हम अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। अब 1796 में एक स्थानीय राजा थे, वो क्या करना चाहते थे? वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे और इसी क्रम में उन्हें क्या मिला? अमरावती का स्तूप देखने को मिला। ठीक है, उन्होंने इसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इसके पत्थरों का निर्माण यानी इन पत्थरों का इस्तेमाल करके हम अपने मंदिर का निर्माण कराएंगे। ठीक है, ये बात होती है किसके? स्तूप के बारे में। उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। इसका डिस्कशन हम डिटेल इसके बारे में, कॉलिन मैकेंजी के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चैप्टर 7 में हम देखेंगे कॉलिन मैगजीन के बारे में आगे का इतिहास। तो कॉलिन मैगजीन कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, कॉलिन मैकेंजी ने, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कॉलिन मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरते हैं। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कहीं छपी नहीं। अब क्या हुआ, कॉलिन मैकेंजी आए, उन्होंने वहां पे उस एरिया का पूरा ब्यौरा लिया, जांच पड़ताल की, वहां पे क्या क्या होता है सभी चीजों के बारे में अध्ययन भी किया, लेकिन उसकी इस अध्ययन की रिपोर्ट कहीं पर भी छप नहीं पाई। ठीक है, बात करते हैं फिर 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश से के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। कब की बात हो रही है? 1854 की बात हो रही है। ठीक है, ये 1857 की क्रांति के पहले की बात हो रही है। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्ति और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए। उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है।
अब वो जो अधिकारी थे उनका नाम क्या था, एलियट था। एलियट के नाम से ही उस पत्थर को एलियट संगमरमर नाम दिया गया। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला, निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्धों का सबसे शानदार बौद्ध स्तूप था। ठीक है, 1850 के दशक में 1850 में दशक आया और अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंचे। ठीक है, कुछ पत्थर लंदन पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असमान बात नहीं थी। यानी अमरावती में इतनी सारी मूर्तियां थी कि हर एक जगह पर संग्रहालय में उनको रखा गया। जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो अपने बगीचे में मूर्तियों के सजावट के तौर पर उपयोग करने लगे। तो इस प्रकार से जो मूर्तियां थी वो विभिन्न तरीके से उपयोग में आने लगी। ठीक है, वस्तुतः इस इलाके की हर एक नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्ति उठा ले जाता कि उससे पहले कुछ अधिकारी ने भी ऐसा किया है। अब जो भी नया अधिकारी आता वो क्या करता, वहां से कुछ मूर्ति उठाकर ले जाता और कहता कि पहले वाले अधिकारी ने भी तो ऐसा किया है तो हम क्यों ना करें। ठीक है, पुरातत्ववेदा H.H. कोल उनकी मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे संग्रहालयों में मूर्ति की प्लास्टिक प्रकृतियां रखी जानी चाहिए जबकि असल मूर्तियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए। अब एक और नए व्यक्ति आते हैं जो काफी समझदार थे, काफी बुद्धिमान भी थे और वो कहते थे कि जिस देश की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं उन्हें लूटते हुए देखना मेरे को आत्मघाती लगता है और ये समर्थनीय नहीं है, मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उनका कहना था कि ये जो मूर्तियां हैं आप इनको उनके खोज स्थल पर ही रहने दो, आप इनको कहीं मत ले जाओ, किसी संग्रहालय मत ले जाओ। अगर आपको ले ही जाना है तो इनकी प्लास्टर से बनी हुई इनकी प्रतिरूपी लेके जाओ, यानी इनकी जो प्लास्टर सेम टू सेम ऐसी कॉपी बना के आप प्लास्टर संग्रहालय में रख सकते हो। ठीक है, रखी जाने। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात पर के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात सांची के लिए मान लिया गया। अब ये अमरावती के लिए तो नहीं हो पाया, लेकिन जो सांची थी वहां के लिए इस बात को मान लिया गया कि हाँ, हम मूर्तियों को उसी जगह पर रखेंगे। ठीक है, शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि पुरातात्विक अवशेष को उठा कर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित किया जाना कितना महत्वपूर्ण होता है। 1818 की बात आती है जब सांची की खोज हुई। 1818 में सांची की खोज होती है। कब? 1818 में सांची की खोज होती है। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। जब इसकी खोज हुई तब इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची स्तूप वहीं बना रहा और छोटा सा टीला जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। मूर्ति कला की बात करते हैं। चलिए, सांची के बारे में आपने पढ़ लिया कि सांची की खोज कब हुई, 1818 में हुई थी सांची की खोज। ठीक है, और अमरावती की कहानी आपने समझ ही लिया। मूर्ति कला की बात करते हैं। इस वीडियो में ये मूर्ति कला वाला जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। और आप सभी के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हमारा मोटो है आपको फ्री क्लासेस देना। तो हमारे इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे सपोर्ट करिए ताकि हमारा ये मोटिवेशन जो आपको फ्री क्लासेस देने का है ये हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। बार बार सब्सक्राइबर्स या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। हम अपने मोटिवेशन पे आते हैं। अपने मेन जो हमारा मोटो है कि हमें आपको पढ़ाना है और हमें आपको फ्री क्लासेस देनी है, फ्री इंफॉर्मेशन देनी है। तो ज्ञान की बातें फ्री में मिल रही हैं तो ले लो। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, फटाफट कर लो। चलिए बात करते हैं मूर्ति कला की।
हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों का ध्यान से अध्ययन करते हैं। पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पे बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब ये कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। ठीक है, चित्र में देखिएगा। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य को देखने का आपको देखते हुए मिलता है। ठीक है, परंतु कला इतिहासकारों जिन्हें सांची की इस मूर्ति कला की गहराई से अध्ययन किया, वे इसे विषांतर जातक से लिया गया दृश्य मानते हैं। किससे लिया गया मानते हैं? विषांतर जातक से लिया हुआ दृश्य मानते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इससे उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार इस मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों की तुलना के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये उत्तरी तोरण का एक हिस्सा है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहानियों को दर्शाया गया है। उपासना का प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों के बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या हुआ था कि बौद्ध को एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बौद्ध बैठे थे और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थित प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण रिक्त स्थान पर हम देखेंगे बुद्ध को ध्यान करते हुए जो दिशा में है या स्तूप में प्रतीक के द्वारा बनाए गए हैं। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया है। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तो जो चक्र है हमारा, जो चक्र आपको देखने को मिलेगा इस चित्र में, वो चित्र क्या आपको दिखता है? ये चित्र क्या बताता है? जो चक्र है कि यह चक्र जो है, चक्र का जो प्रतीक है, यह किससे द्वारा? यह सारनाथ में जब उपदेश देने का प्रतीक है। ठीक है, ये चक्र क्या है? सारनाथ में उपदेश देने का प्रतीक है। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षरश नहीं समझा जा सकता। उदाहरण पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ ही नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकाल कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। लोक परंपरा। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधे जुड़ी नहीं थीं। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों के में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ से पकड़कर झूलती हुई आपको दिखेंगी। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से तोरण द्वार पर आपको इस प्रकार से स्त्रियों की मूर्ति दिखाई देगी जो पेड़ को पकड़कर झूलती हुई आपको नजर आएंगी। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए कि संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका मूर्ति है जो लोक परंपरा में यह माना जाता था। सालभंजिका कौन सी? सालभंजिका के बारे में बात हो रही है। माना जाता था कि इसके द्वारा छुए जाने से वृक्ष और फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ है। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म से आए उन्हें बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतने दूर विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल थे। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां भी हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया जाता था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
उदाहरण के लिए बात करें, हाथी शक्ति का और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। उदाहरण के लिए हम जब बात करते हैं, जो हाथी थी वो किसके लिए बात करती थी? हाथी शक्ति और ज्ञान के लिए बात किया जाता था। इस प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। इस बीच क्या है? कमल और हाथी के बीच एक साइड कमल, एक साइड हाथी और इस बीच महिला की मूर्ति। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसा कि वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरे इतिहासकार उन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी होती है। गजलक्ष्मी कौन थी? सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है। यह मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से आपको ये चित्र देखने को मिलेंगे। बोधि वृक्ष की पूजा, जो ये चक्र है, ये किसका था? सारनाथ में जो उपदेश देते थे, ठीक है। वृक्ष और आसन और उनके चारों ओर जन समुदाय का जो चित्रण किया गया है, उस पर ध्यान से देखिए। स्तूप की पूजा की जा रही है और धर्मचक्र परिवर्तन का ये जो चित्र है। अतीत से प्राप्त कुछ चित्रों के बारे में बात करते हैं। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों ने यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत की चित्रकारी जैसे संप्रेषण से दूसरे माध्यम से इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए चित्र हैं, वे गुफाओं की दीवारों पर आपको बने हुए चित्र देखने को मिलेंगे। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है इस मामले में। अजंता के चित्र जातक कथाएं दिखाती हैं। इसमें राजा दरबार का जीवन, शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष, त्योहार मनाते हुए चित्रण दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविमीय रूप देने के लिए आभा भेद तकनीकी का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। कुछ चित्र क्या है? बिल्कुल स्वाभाविक और हमें सजीव रूप में देखने को मिलते हैं। साथ ही अभी हमने पिछली वाली बातें को गजलक्ष्मी के बारे में कह रहे थे। गजलक्ष्मी में क्या होता था? एक साइड बीच में मूर्ति होती थी, दोनों साइड हाथी उनके ऊपर जल का छिड़काव करते हुए लग रहे थे और ऐसा लगता था कि वह उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो गजलक्ष्मी क्या होती थी? वो वैभव धन की लक्ष्मी मानी जाती थी, वैभव धन की स्वरूप मानी जाती थी। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी दिखाया गया है। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची के वृक्ष को सर्प पूजा का केंद्र माना है। जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है। बौद्ध साहित्य से अभिज्ञ है तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं। कैसा लगा ये वीडियो? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके लिए जो सांची का, अगर आप सिर्फ सांची का पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट कर लीजिए। आपको सांची के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मेरे द्वारा दी गई होगी। तो मुझे फटाफट आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे वीडियो कैसा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपके लिए चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा मोटो है आपको फ्री क्लासेस देना। तो चलिए, जितने लोगों को फ्री क्लासेस चाहिए वो लोग फटाफट